हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल K2 मैथमेटिक्स में। भैया आज जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील कर रहे हैं कैलकुलस के साथ। मतलब कि कैलकुलस के साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसे रिलेट किए जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंटर में आप सभी लोग अभी तक जो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना सीखे हैं। लेकिन हायर एजुकेशन में जब आप आते हैं तो रियल वैल्यूड फंक्शन तो आप इंटर में सीख चुके हैं, बट आपको अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के विषय में डिस्कस करना है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहाँ पे आने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बेसिक में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर उनका बेसिक क्लियर नहीं है तो 100% है कि वो उस लेवल का मैथ नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो बेसिक पे ज़्यादा वर्क नहीं किए हैं या फिर किसी कारणवश वो कवर नहीं कर पाए हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में डेफिनेटली आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी बिगिनर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा काम करेगा वीडियो का। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुझे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे आने से पहले इमेजिनरी नंबर के विषय में बताना पड़ेगा। तो मैं एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट लेके चल रहा हूँ ताकि बेसिक से ले रहा हूँ, तो फिर सारी चीज़ें मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूँ। आइए मानते हैं मेरे पास दो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे x के वो कौन से वैल्यूज़ हैं जिसमें ये रखूँ तो ये सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कि आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। अभी मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रख देता हूँ तब भी ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, अगर मैं x इज इक्वल टू -1 रख दूं तब भी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो जो इसके दो रूट्स हैं x इज इक्वल टू 1 और -1, इसके दो रूट्स कहलाएंगे। और अब सभी लोगों को पता है कि जितने भी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जितना उसका डिग्री होता है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उतने उसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है, देयरफॉर इसके रूट्स भी 2 ही आएंगे। ऐसे ही अब आप यहाँ पे बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी मेरे पास एक इक्वेशन है। और फिर से मुझे चेक करना है कि यहाँ पे वो एक्स के कौन से वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो आप अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मैं एक्स का ऐसा कौन सा नंबर रखूँ ताकि ये 0 हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। अभी क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे 1 का साइन प्लस के साथ है और x का जो पावर है वो 2 है, मतलब एक इवन नंबर है। तो x की जगह आप चाहे नेगेटिव नंबर रखो या फिर पॉजिटिव नंबर आप रखो, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो ये भी पॉजिटिव और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। और जब कैंसिल नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड साइड 0 बनेगा नहीं। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर अब इसको इतने पे छोड़ दें तो ये इक्वेशन को आप देखो और इस इक्वेशन को आपको देखेगा। ठीक, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे कि हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 को राइट हैंड साइड में भेज दिया। सो एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट में -1, है ना। फिर यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई लिखा जाता है। और इन्होंने एक आयलर्स मैथमेटिशियन थे, आयलर्स ने, है ना, आयलर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने x इज इक्वल टू बोला कि जो स्क्वायर रूट में -1 है इसको आप i लिख दो, स्मॉल आई फॉर आयोटा होता है। तो यहाँ पे इसके जो दो रूट्स आए वो दो रूट हो गए प्लस आई और एक माइनस आई। नो डाउट कि i इज इक्वल टू मैंने लिखा है स्क्वायर रूट में -1। तो यहाँ से आपको एक नया नंबर देखने को मिला है रियल नंबर के बाद, जो कि होता है इमेजिनरी नंबर। इस आई को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर। और इसका वैल्यू हमेशा स्क्वायर रूट में -1 होगा। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। ओके, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ तक हम लोग आ गए कि इमेजिनरी नंबर एक मिल गया, क्योंकि टोटल जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स होते हैं वो केवल कितने होते हैं? सबसे पहले तो नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर एंड देन रैशनल नंबर, फिर रियल नंबर और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो
काफ़ी जितने भी, जैसे आप किसी छोटे क्लासेस के बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि 10th लेवल के बच्चे हैं, है ना, तो आप उनको ना रियल नंबर तक केवल बताते हैं। अब 11th में जब आप आते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलता है, तो यहाँ से एक नया नंबर आपको आता है समझ में, वो होता है कौन सा, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे ये इतने टाइप के नंबर्स होते हैं और यहाँ ये सबसेट बना दिया जाता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं एंड सो ऑन। ओके, तो अब मैं यहाँ से आपको बता दिया हूँ कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। अब बात आती है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम कैसे लिखें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, और इसका वैल्यू हमेशा x प्लस आई वाई करके लिखा जाता है, x प्लस आई वाई। जहाँ पे ये जो x हैं, ये जो x और y हैं दोनों रियल नंबर्स रहते हैं। अब आपको पता है कि रियल नंबर जब मैं कभी भी बोलूँ तो यहाँ तक रैशनल नंबर तक, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, ये सभी नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। तो x एंड y ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो z था वो वैल्यू x प्लस आई वाई हो गया। लेकिन अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, तो इसको कह सकता हूँ कि द ऑर्डर्ड पेयर x कामा y इज इक्वल टू z। ये ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं हमेशा। पहले आप हमेशा x लिखते हैं देन y लिखते हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नंबर्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब यहाँ पे आपको जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा गया है, जैसे किसी ने कहा कि सर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 कामा माइनस 2 है, सपोज 1 कामा माइनस 2, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप इसको लिखेंगे तो z इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2 इंटू आई आप लिखेंगे, मतलब x वाला पार्ट 1 है, y वाला पार्ट माइनस 2 है, तो y वाले पार्ट में आपको i का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये दोनों रियल और इमेजिनरी मिलकर के क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको ध्यान रहे कि जो आपने लिखा है कौन सा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसको हम सिंबल के रूप में अगर लिखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z, अब बात समझिएगा, रियल पार्ट ऑफ z, ये सिंबल्स हैं केवल बस। तो z में जो रियल पार्ट है, तो ये जो रियल पार्ट है वो कौन है, केवल x है, ठीक, मतलब जिसमें i नहीं लगा है। और अगर मैं कहता हूँ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो आप बोलेंगे कि ये y है ना। रियल पार्ट ऑफ z कितना है, x है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, y है। फिर जो सेकंड यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो यहाँ से दो वर्ड्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछे जाते हैं कि ये प्योर रियल नंबर कब बनेगा, और दूसरा पूछा जाता है कि ये प्योर इमेजिनरी नंबर कब बनेगा। ओके, तो प्योर इमेजिनरी और प्योर रियल का क्या मतलब है। अब आप देखो नाम से ही क्लियर है, प्योर रियल मतलब जो इसमें और बाकी नंबर्स हैं वो हटा दीजिए, बाकी केवल रियल को ही छोड़ना है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सा, रियल और इमेजिनरी। तो आपको तो केवल प्योर रियल चाहिए, तो प्योर रियल के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो कितना होना चाहिए, 0। मतलब अगर y 0 हो जाए तो केवल x बचेगा, और x बचेगा तो वो केवल प्योर रियल होगा। तो जब प्योर रियल की बात किया जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड जब आप बोलेंगे कि प्योर इमेजिनरी का क्या मतलब है, तो प्योर इमेजिनरी का मतलब हो गया कि जो z था कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें केवल अब इमेजिनरी नंबर बचना चाहिए, रियल नहीं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z इसमें कौन है, x है, तो x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे अभी एकदम बेसिक पॉइंट लिया कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, और नंबर सिस्टम में टोटल नंबर्स कितने होते हैं जो हमारे पास मैथ में अवेलेबल्स हैं वो ये होते हैं।
उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं z से, और ये हमेशा x प्लस आई वाई फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे x और y ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं। एंड आई होप कि रियल नंबर्स मतलब कि आप यहाँ तक समझ रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। उसके बाद फिर इसको डिफाइन करना अगर हो गया कि भाई डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोलते हैं द ऑर्डर्ड पेयर x कामा y इज इक्वल टू z इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमेशा ये ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं और हमेशा पहले x देन y आएगा। और एग्जाम्पल अगर समझते हैं कि किसी ने कहा कि सर ऑर्डर्ड पेयर z इज इक्वल टू 1 कामा -2 दिया गया है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बताइए कैसे लिखें, तो आप लिखेंगे कि x की जगह 1 है तो 1, y की जगह -2 है तो -2y लिखेंगे। तो इमेजनरी पार्ट दैट इज y में आप i का मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजनरी बन जाएगा। ओके, उसके बाद फिर यहाँ से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसको हम अगर सिंबल्स में कुछ यूज करते हैं, सिंबल का मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z बोला जाए तो आप कहेंगे सर x है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z बोला जाए तो y। ये बेसिकली आपको बुक्स में कोई भी आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पे ये टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ एक से एक जो भी छोटा पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करूं, ताकि जैसे जैसे ये चीज़ें आप आगे चलते जाएंगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो ये है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में से दो चीज़ें पूछी जाती हैं, भाई ये प्योर रियल कब बनेगा और ये प्योर इमेजनरी कब बनेगा। अब प्योर रियल का मतलब ये हो गया कि इमेजनरी पार्ट 0 हो जाएगा तभी तो केवल रियल बचेगा, और प्योर इमेजनरी का मतलब कि केवल यहाँ पे रियल पार्ट 0 और प्योर रियल का मतलब इमेजनरी पार्ट 0। तो इमेजनरी पार्ट कौन है, y है, तो y को 0 कर दिया। प्योर रियल कौन है, ये हो। ओके, तो यहाँ तक हम लोग अभी तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी ये बात समझिएगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, है ना भाई। कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है, कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर है, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर वो वेक्टर है तो उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, पहले तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए। अभी मैं करके दिखाऊंगा क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी शो करता है। तो आप क्या समझें कि जो रियल नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या क्वांटिटी होते हैं, ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। मतलब ये वेक्टर के सारे लॉ जो होते हैं, कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाइड होती हैं। अब जब आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड का काम जो करता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे मॉडुलस। क्या कहते हैं उसको, मॉडुलस कहते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड का काम कौन करता है, यहाँ पे मॉडुलस करता है। और डायरेक्शन का काम यहाँ पे कौन करता है, एम्पलीट्यूड करता है, एम्पलीट्यूड, या फिर कहीं कहीं इसको आर्गुमेंट भी कहा जाता है। कौन कहते हैं, आर्गुमेंट। ओके, आर्गुमेंट कहा जाता है। तो अब आप एक थर्ड पॉइंट आप सीखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ वेक्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको हम मॉडुलस कहेंगे, और जब आप एम्पलीट्यूड निकालेंगे या फिर आर्गुमेंट निकालेंगे तो मतलब आप उसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे लिख पाएंगे। ओके, तो चलिए यहीं पर मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल में आप मान लीजिए कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई नंबर है। इस नंबर में ये आपको पता है कि x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स हैं, यहाँ पहले ही बात हो चुकी है। एंड x एंड y ये कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। मतलब x एंड y दोनों प्लस है। तो मैं इसमें प्लस नंबर्स हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ कि x एंड y दोनों प्लस हैं। तो आप समझते हैं कि x एंड y दोनों प्लस कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप मान लो कि ये पॉइंट यहीं कहीं है, ये पॉइंट कहीं यहीं है। अब इस पॉइंट का जो लोकेशन है वो ये है पॉइंट P, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, y। तो आपको पॉइंट P पे जाना है, कहाँ से, पॉइंट O से, मतलब ओरिजिन से आपको पॉइंट P तक जाना है। तो आप क्या करेंगे, कभी भी सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल जाते हैं, देन आप वर्टिकल जाते हैं।
कभी भी जब भी कार्टेशियन फॉर्म में आया किसी प्लेन में, कार्टेशियन फॉर्म में और प्लेन में चलना है, चाहे वो स्पेस हो या फिर 2D हो या 3D हो, तो आप हमेशा पहले एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करेंगे, देन वाई एक्सिस पे, देन जेड एक्सिस पे। तो मैं यहाँ पॉइंट पी पे डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता था, पहले मुझे पॉइंट ओ से मान लीजिए पॉइंट ए पे आना पड़ेगा और पॉइंट ए से तब पॉइंट पी पे जाएंगे। तो ये जो आप डायरेक्शन शो किए हैं ये है हमारे चलने का पाथ। तो अब यहाँ पे ये जो x और y है इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ना मिला के मैं इसको ऐसे भी तो मिला सकता था। ये देखिएगा ऐसे, है ना भाई, जहाँ से शुरू किए हैं आप चलना और जहाँ तक आपको जाना है आप उसको डायरेक्ट मिला दो एक स्ट्रेट लाइन से। तो जब आप इसको स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट मिलाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है जिसको हम OP यहाँ पे डिस्टेंस कर रहे हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ शो करना पड़ेगा इसका डायरेक्शन कि भाई हम O से P पे जा रहे हैं, O से P पे जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन आ गया। अब डायरेक्शन ये कुछ एंगल बनाया है, ये एंगल मान लीजिए आप थीटा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ भी एंगल बनाया है। अच्छा, मैथ की दुनिया में एक चीज़ और है कि मैथ की दुनिया में कभी भी एंगल अगर निकालना हो तो आप प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका जो साइन होगा एंगल का वो प्लस होगा और प्लस एक्स एक्सिस के साथ जाना है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर कहते हैं या फिर इसी को मॉड जेड कहेंगे, इसी को आर या फिर मॉड जेड। अब आप देखिए कि जो ओपी है, जो ओपी डिस्टेंस है वो कितना हो गया है, मॉड जेड हो गया है या फिर इसको हम आर कह दे रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, AOP, ये जो ट्रायंगल है AOP करके ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें आप हाइपोटेनस के रूल्स को अगर अप्लाई करते हैं देन यू विल गेट it is x and it is y and it is r, so you will get x square plus y square is equal to r square, x square plus y square is equal to r square and therefore r is equal to अगर आप निकालें तो ये आएगा इधर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा बट प्लस मैंने लिया है और माइनस को निगलेक्ट किया है। रीज़न ये है कि जो r है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है और डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जो चीज़ें क्वांटिटी है वो निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हमने माइनस साइन यहाँ से हटा दिया। अब इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या मतलब है कि r इज इक्वल ही तो मॉड जेड है, आर ही तो मॉड जेड आपने बोला है, तो मॉड जेड इज इक्वल टू आर है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब जो ये क्वांटिटी आपने लिखा है, आप वीडियोस को जो मैं नोट्स बना रहा हूँ यहाँ पे, आप नोट्स को प्लीज़ बनाइएगा अगर आप अच्छा मैथ पढ़ना चाहते हैं तो। मैं सिस्टम से पूरा लेके चल रहा हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करने हैं, अब देखिए ये जो r आपने लिखा है वो r कितना है। अब यहाँ से फर्स्ट रिजल्ट फिर आप पा गए हैं कि r इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू मॉड z, इसी को हम कहते हैं मॉडुलस, इसी को आप क्या कहते हैं, यही है मॉडुलस, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स क्या था जेड में, एक्स था रियल पार्ट, तो यहाँ से मैं ऐसे याद रखूँगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर एंड वाई क्या था, इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे एग्जांपल में आप मान लो कि यहाँ से मैंने कहा कि z इज इक्वल टू 3 + 4i, सपोज 3 + 4i, तो इसका मुझे मॉड निकालना है, मॉड z। तो आप कहेंगे सर ये बहुत आसान है, कैसे, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट कितना है 3 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजनरी पार्ट है 4, तो 4 का स्क्वायर, और ये आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट में 3 का 9 हो जाएगा और 4 का 16 हो जाएगा, और ये ऐड करेंगे तो 25 और 5 बाहर आ जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर पॉइंट यहाँ पे है ये 3, 4 मान लीजिए यही है, तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 5 यूनिट, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 5 यूनिट है। तो आपने इस वेक्टर क्वांटिटी में एक चीज़ तो बता दिया कि मैग्नीट्यूड, लेकिन दूसरा डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना होगा यहाँ कि आपने देखा है कि यहाँ से मुझे एंगल थीटा बनाया है
और मुझे ये y पता है और ये x पता है ना। बाकी ये तो आपने माना था r, जिसको आप मॉड z कहें। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन के लिए या फिर एम्पलीट्यूड के लिए या फिर आर्गूमेंट, दोनों चीज़ें आप वर्ड याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड या फिर आर्गूमेंट। तो मैं कहूँगा सर मुझे यहाँ से देख रहा हूँ तो ये मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो मैं यहाँ से कहूँगा कि tan थीटा का एक रिलेशन होता है, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। बचपन में सीखे हैं ना, लाल बटे कक्का, है ना, ये सीखे हैं कि नहीं भाई। लाल का मतलब लंब कर्ण, फिर आधार कर्ण और लंब बटे आधार, तो ये लाल बटे कक्का। आई होप कि एट दिस लेवल आप सभी लोगों को ये पता है। तो यहाँ से जो थीटा आया वो कितना आया, वो आ गया tan इनवर्स y बाई x। तो ये जो क्वांटिटी आपने फाइंड आउट किया थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x, यही वो डायरेक्शन का काम कर रहा है जिसको आपने एम्पलीट्यूड या फिर आर्गूमेंट कहा है। अब यहाँ पे आने से पहले आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस में कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट में हो या फिर सेकेंड में हो या थर्ड में हो या फोर्थ में हो, फार्मूला उसके लिए यही बनेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन भैया अगर ये थर्ड या फिर फोर्थ या सेकेंड में हो जाए तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होने लगेगा। इसलिए जो एम्पलीट्यूड के लिए, इसके लिए अगर मैं डिस्कस यहाँ पे करता हूँ ताकि ये फिर मैं निकाल सकूँ, तो जो एम्पलीट्यूड है वो आप अगर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कि देखेंगे कि वो जो नंबर है वो किस प्लेन में है। तो वो किस प्लेन में है, तो वो भाई मान लीजिए कि 4 कोऑर्डिनेट है तो 4 में से कहीं एक जगह रहेगा वो, है ना। अब आप मान लीजिए कि जो फर्स्ट है वो फर्स्ट वाले में है, यहाँ पे तो यहाँ पे x एंड y दोनों प्लस होंगे। मान लीजिए वो फिर अगले में यहाँ चला जाए तो यहाँ पे क्या होगा, -x और +y हो जाएगा। थर्ड में यहाँ पे मान लीजिए आ जाए वो, ठीक, ये यहाँ पे आ जाए तो ये -x और -y हो जाएगा। और फोर्थ में यहाँ पे आ जाए तो x -y हो गया। तो जो पॉइंट P था उसका 4 लोकेशन बन सकता है, कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, थर्ड में और फिर फोर्थ में। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको जो आर्गूमेंट्स हैं वो लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो आर्गूमेंट होगा थीटा, हम बार बार थीटा कह रहे हैं, इसको कितना लिखेंगे, tan इनवर्स y बाई x। ओके, जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो वहाँ पे आर्गूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड आप कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स y बाई x। अगर वही P पॉइंट आप यहाँ पे ले लिए हैं सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में यहाँ, तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक। लेकिन यहाँ से हमको, मैंने कहा था प्लस x एक्सिस के साथ लेना है, तो ये टोटल कितना होगा, 180 होगा। लेकिन 180 में से थीटा आप माइनस करेंगे तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो आएगा 180, मतलब टोटल कंप्लीट कितना है, पाई है। उस पाई में से आप ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल कितना, ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना होगा, tan इनवर्स y बाई x, ठीक। थर्ड में आपने क्या किया कि सर इस पॉइंट को आपने थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में रख दिया यहाँ पे। अब थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में रखेंगे तो ये फिर से कितना हो गया, ये थीटा हो गया। लेकिन हमको ये एंगल लेने हैं तो ये एंगल क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गए आप, है ना। ये देखिए आप, एक क्लॉकवाइज हो गए, तो क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन होते हैं एंगल के वो माइनस हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई, मतलब ये जो सेकेंड वाला रिजल्ट है ना, ये वाला, इसी का ना साइन आप अपोजिट कर दो। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया, यहाँ से डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ क्लॉकवाइज हो गया, तो यहाँ माइनस आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाएगा। तो एम्पलीट्यूड या फिर आर्गूमेंट आपको देखने पड़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्लेन में है। अगर वो फर्स्ट में है तो ये फार्मूला, सेकेंड में होगा तो ये फार्मूला, और थर्ड में है तो ये फार्मूला। ऐसे ही अगर इसको फोर्थ में रख दिया जाए यहाँ पे, तो अब ये एंगल हो जाएगा थीटा, और ये आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज आए हैं तो माइनस, और ये आपका जो थीटा है वो लिख देंगे आप तुरंत कितना, माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके, तो अभी तक आपने क्या देखा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या शो करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आते हैं। मैग्नीट्यूड का काम यहाँ कौन करता है, मॉडुलस करता है, और डायरेक्शन का काम कौन करता है यहाँ पे, आर्गूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। ओके, अब जो मॉडुलस है इसको हम ऐसे 2 वर्टिकल लाइन्स जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये शो करता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, रियल स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना।
यहाँ पर मैंने करके दिखाया है कि ये कैसे आता है। दूसरा जो एम्पलीट्यूड या फिर आर्गूमेंट होता है वो tan थीटा होता है, मतलब जो वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ प्लस x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना झुका हुआ है। तो जब आप एम्पलीट्यूड या फिर आर्गूमेंट निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ता है कि जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर वो फर्स्ट में है देन फार्मूला आप ये यूज़ करेंगे, सेकेंड में है तो ये फार्मूला, थर्ड है तो ये, एंड फोर्थ है ये। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमको यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कवर करना रहता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो होते हैं आर्गुमेंट्स, इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कवर करना रहेगा। ठीक, ये एक कंप्लीट नोट्स के जैसा लिखा जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है, और आप एक पेन पेपर कॉपी पे अगर चाहते हैं तो अच्छे से उसको लिखते जाइएगा, ताकि आप आगे जैसे भी हम वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे, है ना, जब इसके मेन टॉपिक पे आना शुरू करेंगे हायर एजुकेशन में, देन आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो अभी तक आप इंट्रोडक्टरी पार्ट से इससे आप हो चुके हैं। अब इस पे एक एक एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं कि इसका एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में निकाला कि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, अब आपको चाहिए कि आर्गूमेंट। तो मान लीजिए वो थीटा एंगल फॉर्म किया था, तो यहाँ से जो tan इनवर्स होगा वो कितना होगा, y/x। और आप देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का साइन प्लस है, तो y का मान यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है और रियल का नाम कौन होता है, x होता है, मतलब रियल नंबर। तो y/4 मतलब 4/3, ये हो गया इसका थीटा। ऐसे ही अगर किसी ने कहा कि सर z इज इक्वल टू, मान लीजिए कि किसी ने कहा कि ये i है, ओनली i। अब आप इसका ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल के बताइए। तो जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा भाई, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 0 + i लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब i का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड अगर मैं फाइंड आउट करूं तो एम्पलीट्यूड कितना होगा। अब आप देखो कि ये जो x था वो तो 0 था, तो 0 का अपना कुछ साइन नहीं होता, ना तो 0 प्लस होता है ना तो माइनस, तो i का साइन क्या है, प्लस है। तो यहाँ से जो थीटा है वो कितना लिखेंगे, tan इनवर्स y/x, तो y का मान 1 और बाई 0, इसका मतलब tan इनवर्स इन्फाइनाइट आ जाएगा 1/0। मतलब भाई नंबर ऊपर कुछ भी नंबर हो, नीचे अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आप आंसर इन्फाइनाइट लिखते हैं। तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट में कौन सा वैल्यू है जो इन्फाइनाइट देता है, तो आप बोलेंगे सर ये π/2 होता है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इसमें रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो वो नंबर यहाँ पे है ना, y एक्सिस पे है और वो भी अप साइड, तो ये अप साइड, तो यही एंगल है π/2 और ये डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट। क्लियर है? तो ये इसका दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, मैग्नीट्यूड एंड आर्गूमेंट। क्लियर? ये एकदम बेसिक पॉइंट है, ये सभी स्टूडेंट्स को, अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है, न्यू क्लियर है, तो फिर आप हायर एजुकेशन के लिए मैथ पढ़ सकते हैं और समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर आपका ये बेसिक पॉइंट ही नहीं क्लियर है देन आप अच्छा मैथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब आते हैं इसके बेसिक ऑपरेशंस पे कि इसके बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब बेसिक ऑपरेशंस में आने में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा कि हम इसमें कैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, वगैरह चीज़ें। तो इसके हम हेडिंग यहाँ पे लिख रहे हैं बेसिक ऑपरेशंस। ओके, बेसिक ऑपरेशंस। तो बेसिक ऑपरेशंस में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो इक्वालिटी की ले लेते हैं, इक्वालिटी। ओके, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे ये मुझे चेक करना है। तो आप मान लो कि लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i/y1 है एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i/y2 है। मान लीजिए कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कौन से, x1 प्लस i/y1 और x2 प्लस i/y2। अब मैं इक्वालिटी की बात करता हूँ, तो अगर मैं कहता हूँ कि z1 इज इक्वल टू z2 है, मतलब z1 और z2 दोनों आपस में सेम है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये एक ही केस में सेम हो सकते हैं। कब? जब x1 प्लस i/y1 इज इक्वल टू x2 प्लस i/y2। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होगा इफ़ एंड ओनली इफ रियल इक्वल हो जाए एंड इमेजिनरी इक्वल हो जाए। इसका मतलब ये है रिजल्ट कि इफ़ एंड ओनली इफ़। ओके, अगर ये दोनों साइड देखो एरो बनाए हैं, इसको दोनों साइड एरो बनाए, इसका मतलब इसको मैथ में कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ये तभी पॉसिबल होगा, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तभी सेम होंगे जब x1 बराबर x2 हो एंड
y1 इज इक्वल टू y2, दोनों ऑपरेशन एक साथ होना चाहिए। एंड का वर्ड लगा है यहाँ पे, मतलब रियल रियल इक्वल होना चाहिए और इमेजनरी इमेजनरी। क्लियर? तो ये तो काफ़ी बेसिक पॉइंट है। सेकेंड जो आता है वो ये है कि भाई हम इनको प्लस कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस या फिर माइनस कैसे करेंगे। तो प्लस और माइनस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे मान लो कि Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करना है, ठीक। तो Z1 कितना है, x1 प्लस IY1 है, एंड प्लस Z2 कितना है, x2 प्लस IY2। देन अगर प्लस करना हो या फिर माइनस करना हो तो आप क्या करेंगे, इसमें से रियल रियल को प्लस करते हैं एंड इमेजनरी इमेजनरी को प्लस करते हैं। तो रियल पार्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पे रियल पार्ट है x1 और x2, तो ये ऐड होगा तो x1 प्लस x2 आएगा। एंड इमेजनरी पार्ट कितना है, IY1 एंड IY2, दैट्स वाई आई आप कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा y1 प्लस y2। तो ये आप ऐसे प्लस नंबर कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये बेसिक पॉइंट्स है, दैट्स वाई आज सभी लोगों को क्लियर होगा। यहीं पे मैं माइनस का ऑपरेशन लगा दे रहा हूँ। चलिए अच्छा माइनस अलग से कर लेते हैं कि मान लीजिए कि मुझे अगर Z1 माइनस Z2 फाइंड आउट करना है तो कहेंगे सर ये x1 प्लस I इंटू y1 हो गया, दैट इज कि Z1 का वैल्यू फिर माइनस Z2 का वैल्यू कितना है, x2 प्लस I इंटू y2, है ना, ये Z2 का वैल्यू हो गया। अब इसको मुझे प्लस करना है ना, माइनस। तो माइनस कैसे होगा भाई, x1 वही रियल नंबर ही, तो x1 माइनस x2 होगा एंड प्लस I कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ से y1 और यहाँ से y2, तो ये y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो दो नंबर्स तो आप ऑपरेशन जान गए, इक्वालिटी का और प्लस और माइनस का। एंड थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन। थर्ड अब आप प्रॉपर्टी क्या सीखने वाले हैं इसमें कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मुझे क्या करने होंगे कि जो नंबर्स हैं, ओके, जो नंबर्स हैं Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू, अच्छा फिर से मैं कह रहा हूँ कि सर ये आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका प्रोडक्ट भी दो तरीके से होंगे। कौन कौन से, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो दो तरीके से होते हैं, एक क्रॉस और एक डॉट। बट अभी एकदम बेसिक लेना है, कुछ भी आपको वेक्टर वगैरह नहीं पता है तो मैं वैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे Z1 का वैल्यू आप रखेंगे तो x1 प्लस I इंटू y1 आएगा और इंटू कितना x2 प्लस I इंटू y2 आएगा। अब जैसे आप छोटी क्लासेस में सीखते हो कि x1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर y1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना, ठीक है। तो जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो रिजल्ट कुछ ये रहेगा। क्या रहेगा रिजल्ट, कि जब आप x1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा x1 x2, फिर y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये I स्क्वायर इंटू y1 y2 हो जाएगा। तो I स्क्वायर का मान -1 होता है, इसलिए मैं इसको हटा के y1 y2 रख दिया। तो ये रियल पार्ट आएगा इसका प्रोडक्ट में, और जो इमेजनरी पार्ट आएगा वो x1 y2 के साथ और y1 x2 के साथ आएगा। तो I आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x1 y2 एंड प्लस x2 y1, तो ये इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी तक आपने क्या सीखा कि सर हम 4 बेसिक ऑपरेशंस इक्वालिटी, प्लस माइनस एंड इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कैसे डील करते हैं। एक और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है सेपरेशन, दैट इज कि डिवीज़न। ओके, तो अगर हमारे पास नंबर्स किस फॉर्म में हो, डिवाइड करने हो, इसको ना सेपरेशन भी कहते हैं। सेपरेशन ऑफ इन, ऐसा लिखें, इन रियल एंड इमेजनरी पार्ट, इन रियल एंड इमेजनरी, दैट इज कि a प्लस आई बी फॉर्म में सेपरेट कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट कैसे करना है, देखिए अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 अपान Z2 है, इसको मुझे सेपरेट करना है, तो मैं Z1 का वैल्यू रखूँगा x1 प्लस I इंटू y1 और Z2 का वैल्यू रखूँगा x2 प्लस I y2। अब कभी भी याद रखिएगा, कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना है तो जो यहाँ पे है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे कंजुगेट, अभी आपको कंजुगेट नहीं बताया हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट समझिएगा आगे बताऊँगा कंजुगेट का मतलब। तो कंजुगेट का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आप चेंज कर दो। अगर वो प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो, और रियल पार्ट वाले को कुछ भी नहीं करना है, केवल इमेजिनरी पार्ट को ही चेंज करना है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट I इंटू y2 है, तो इसका साइन प्लस है, अगर आपने माइनस किया तो ये इसका कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ से x2
एंड माइनस आई इंटू वाई टू अपान x2 माइनस आई इंटू वाई टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। तो फिर से ऊपर देखो आप क्या मिलेगा, x1 x2 मिलेगा, ओके, x1 x2। फिर जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजनरी पार्ट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजनरी पार्ट, और ये जब प्रोडक्ट करेंगे आई इंटू आई वाला तो रियल हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा -1 और यहाँ पहले से ही माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस y1 इंटू वाई टू। जितने भी स्टूडेंट्स को ये बात नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ आप उसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा और जहाँ आई स्क्वायर आएगा वहाँ -1 रख दीजिएगा, तो रिजल्ट यही आएगा। अब यहाँ से जो रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है, वो कितना आएगा, तो देखिए x1 का y2 के साथ आएगा, तो x1 y2 आएगा एंड माइनस हो जाएगा, देखिए क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये मिलेगा कितना, x1 y2। अच्छा x1 y2 तो यहाँ माइनस होगा ना, ये माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस x1 y2, क्यों, क्योंकि x1 और y2 मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया, और ये y1 x2 प्लस आएगा, कितना, y1 x2, ये प्लस में आएगा, डिवाइडेड बाई ये जो नंबर है, अब देखो x1 x2 इंटू x2, तो x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और ये x2 इंटू आई वाई टू माइनस आएगा, फिर ये प्लस आएगा, तो दोनों कैंसिल होकर फिर वो हट जाएगा, तो ये आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से ये वाई स्क्वायर वाई टू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट करना चाहते हैं, तो क्या करिए आप कि ये जो रियल पार्ट है इसको आप क्या लिखो, x1 x2 प्लस y1 y2 अपान कितना, x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर एंड फिर प्लस i इंटू, ये मैं पहले लिख दे रहा हूँ यहाँ से, x2 y1 एंड माइनस x1 y2 एंड डिवाइडेड बाई कितना, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो ये जो Z1 बटे Z2 था, अगर आपसे कहा जाता कि भाई इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट बताइए, तो ये वाला आंसर आता कि ये रियल पार्ट होता और ये इमेजनरी पार्ट। तो डिवीज़न करना काफ़ी आसान है, और ये हायर जैसे भी आप टॉपिक पर भी आएंगे, मेन टॉपिक पे, तो वहीं से शुरुआत होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सेपरेशन करना, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में चीज़ों को सेपरेट करना, प्लस माइनस इंटू तो आप कर लिए बहुत आसानी से, बट डिवीज़न में आप कैसे करेंगे, तो डिवीज़न में आपको जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट लेके, डिनोमिनेटर जो है उसका कंजुगेट का मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका निगेटिव साइन ले लीजिएगा, निगेटिव इमेजनरी नंबर का निगेटिव ले लीजिएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ तक तो सब कुछ सही है। एक और लास्ट है फिफ्थ, तो फिफ्थ ये है कि कंपैरिजन करना है ना, कंपैरिजन। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन कैसे करेंगे, जैसे आप रियल नंबर में कंपैरिजन करते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे कंपैरिजन हम मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि Z1 का वैल्यू आप मान लो कि 3 + 4i है, Z1 का वैल्यू आप मान लो 3 + 4i, और जो Z2 है वो मान लीजिए कि ये 300 और प्लस 400 है, 300 + 400। ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, Z1 और Z2। अब मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ कि विच इज या आर करेक्ट, विच इज और करेक्ट। तो यहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन है Z1 इज ग्रेटर देन Z2, सेकेंड ऑप्शन है Z1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू Z2, एंड थर्ड ऑप्शन है यहाँ से Z1 इज लेस देन Z2, एंड फोर्थ ऑप्शन है Z1 इज लेस आर इक्वल टू Z2, एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, आत्मसंतुष्टि के लिए नन ऑफ दिस। चलिए, टोटल 5 ऑप्शंस में दिया हूँ, फिफ्थ वाला कितना है, नन ऑफ दिस। तो आपको ये सोच के बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, एक या एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, बट वो आप सोच समझ के बोलेंगे कौन सा करेक्ट है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपैरिजन। कंपैरिजन को VIP कर लीजिएगा, लिख लीजिए, और इसको डबल ट्रिपल स्टार दे दीजिएगा, ठीक है भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, आपको अगर आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कभी भी कंपैरिजन नहीं करते हैं, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जो इसकी फाउंडेशन ही बना रहे हैं वो इमेजिनरी नंबर से बना रहे हैं, मतलब कि ऑलरेडी आपने इमेजिन किया है कि भाई ये नंबर इमेजिनरी है, मतलब आपने सोचा कि ये नंबर इतना आएगा, इमेजिन किया है आपने। अब आप उसके एग्जैक्ट के विषय में कैसे बता सकते हैं कि ये बड़ा होगा या फिर ये बड़ा होगा,
ऐसे अगर आप देखें कि रियल पार्ट यहाँ 3 है, यहाँ 300 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 400 हो गया। वो 300 400 नहीं, वो 1000 भी हो जाता ना, तब भी वो कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखना है आपको नोट पॉइंट करके कि वी कैन नॉट कंपेयर, वी कैन नॉट कंपेयर। ओके, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 जो होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली होंगी, और ये 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं कि प्लस माइनस इंटू डिवीजन एंड कंपैरिजन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मिलेगा वो हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल पार्ट पे आएंगे और जो मेन है, ठीक है, वहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। तो इसी में चलिए, अच्छा इसी में एक चीज़ और कवर कर लेता हूँ कि कंजुगेट, तो छोटा सा है, यहीं पे मैं कंजुगेट करके दिखा दे रहा हूँ कि कंजुगेट कितना है, क्योंकि वो आगे फिर खींचना है ना, भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे एक और आप अगला नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कंजुगेट, कंजुगेट। ओके, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, जैसे आप मान लो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, z इज इक्वल टू कितना था, x प्लस आई वाई। जब आप इसके कंजुगेट लिखते हैं ना, तो कंजुगेट, तो आप क्या करिएगा कि जो z है उसके ऊपर ऐसे बार लगा दीजिएगा, लाइन एक, तो ये z जो होगा वो बन जाएगा x माइनस आई वाई। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है केवल इसका साइन चेंज करना है, अगर वो प्लस है तो माइनस करना है और माइनस है तो प्लस करना है। ठीक है, तो ये कंजुगेट हो जाए। जैसे किसी ने कहा सर एग्जाम्पल में मानिए कि अगर मैं आपसे कह दूं कि z इज इक्वल टू -3 - 4i है, -3 - 4i, अब आप बताओ इसका कंजुगेट कितना होगा। तो मैंने क्या कहा कि जो इमेजिनरी पार्ट है केवल इसका साइन चेंज करना है, तो ये रियल पार्ट वैसे ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट प्लस 4i बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया इसकी। अच्छा, इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज़, एक दो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज़। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ये है कि सबसे पहले तो आप z इंटू जेड बार आप करके देखो रिजल्ट कितना मिलता है। तो z का वैल्यू कितना है, ये x प्लस आई वाई है, तो z बार कितना है, x माइनस आई वाई है। दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर z जो था x प्लस आई वाई, उसका वैल्यू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, बिकॉज मॉड z का वैल्यू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में है, ये स्क्वायर रूट से फ्री है। तो मैं इन दोनों को अगर रिलेट करता हूँ तो मुझे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिख रहा है। वो रिजल्ट क्या है कि z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार, जिसका आंसर यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो कंजुगेट ऑफ z है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मॉड z का स्क्वायर कर दूंगा, मॉड z का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, इसी रिजल्ट को आप देखो यहाँ पे आपने यूज़ किया है, कौन सा, ये है z और ये उसका हो गया z बार। तो z इंटू जेड बार क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और वो स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा। तो अभी तक हमने एकदम बेसिक पॉइंट्स पे डिस्कस किया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसमें इसके मेन टॉपिक्स पे हम लोग आएंगे, जहाँ से हम लोगों को कवर करना चाहिए टॉपिक को। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और ये जानना हर एक स्टूडेंट्स को काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तभी आप जाके हायर एजुकेशन के जो भी मैथ आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप 11th और 12th की कोई भी बुक उठा करके आप चेक कर लीजिएगा, वो सारी चीज़ें जो मैं अभी एक्सप्लेन किया हूँ इस वीडियो लेक्चर में, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है।